अहंकारी, मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस सुंदरता और ज्ञान के लिए तूने मुझे अपमानित किया है, वो सुंदरता तो तेरे पास रहेगी, परंतु वही तेरे प्राणों के लिए खतरा बनेगी। और जिस बुद्धि और ज्ञान का तू घमंड करता है, वो ज्ञान तू कभी स्वयं के लिए उपयोग नहीं कर पाएगा। तू एक मोर पक्षी बन जाएगा और इसी बरछावन जंगल में बरसों तक कैद रह जाएगा। इतना कहते ही वो व्यक्ति एक मोर में बदल गया। मोर में बदलते ही वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। नहीं, ये क्या किया आपने महर्षि अग्निव्रत? मेरा उद्देश्य आपके हृदय को दुख देना नहीं था। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए। मुझे एक बार स्वयं को समझाने का अवसर तो दीजिए। मुझसे भूल हो गई स्वामी, कृपया मुझे इतनी बड़ी दंड मत दीजिए। मोर के बार बार विनती करने पर साधु महाराज ने उस पर कुछ दया दिखाई। वे उससे धीरे धीरे कुछ कहने लगे और कुछ समय बाद वहां से चले गए। एक गांव के छोर पर एक छोटा सा कस्बा था। वहां मोहन नाम का एक गरीब चरवाहा अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। उसके पास केवल 3 बकरियां थीं और उन्हीं के सहारे वे दोनों जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। सुनिए, आज मैं साफ साफ कह रही हूँ, मुझसे अब ये रोज का डर छुपाया नहीं जा रहा। आप देख रहे हैं ना, तीनों बकरियां पहले जैसी नहीं रहीं। दूध कम हो गया है, ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही हैं। जब जानवर कमजोर होता है तो सबसे पहले घर की हालत बिगड़ती है। पशुपति क्रोधित हो जाते हैं। मोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं रोज देखता हूँ सावित्री, जब मैं इन्हें जंगल ले जाता हूँ तो ये बस इधर उधर मुंह उठाकर देखती रहती हैं। पहले घास ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब पड़ती है। लगता है मुझे अब वर्षावन में ही अपनी किस्मत आजमानी पड़ेगी। सावित्री घबरा गई। नहीं नहीं जी, वर्षावन नहीं, हम ऐसे ही कुछ न कुछ कर लेंगे। आप उस वन में मत जाना, हमें ज्यादा धन नहीं चाहिए, हम ऐसे ही खुश रह सकते हैं। मोहन उदास स्वर में बोला, सच कहूँ तो अब जंगल से ज्यादा मुझे अपने हालात डराने लगे हैं। उस दिन मोहन अपनी पत्नी से इतना कहकर बकरियों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ समय बाद वह जंगल पहुंचा और बकरियों को घास चरने छोड़ दिया। तुम तीनों मेरी किस्मत हो। अगर तुम खाओगी तो घर चलेगा, अगर तुम कमजोर हुई तो समझ लेना कि मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी। पर आज सवाल ये है कि मैं तुम्हें खिलाने के लिए आखिर जाऊं तो जाऊं कहाँ? बकरियां इधर उधर चरने लगी। मोहन चारों ओर देखने लगा और एक बड़े पेड़ की छांव में बैठ गया। इंसान मजबूरी में वही रास्ता चुनता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। अब तो मुझे भी वही करना होगा जिससे मैं डरता हूँ। ये जंगल मुझे रोज ये एहसास दिला रहा है कि यहाँ रुकना मतलब धीरे धीरे खत्म होना। मोहन ये सब सोचकर दुखी बैठा था कि तभी दूर से केशव, जो उसका बचपन का मित्र था, सूखी लकड़ियां लेकर आता दिखाई दिया। केशव ने मोहन को देखा, लकड़ियां रखी और उसके पास बैठ गया। अरे मोहन, इतना दुखी क्यों है मित्र? तेरे चेहरे को देखकर ही समझ गया कि कोई चिंता सता रही है। बता क्या बात है, अपने मित्र से तो बोल सकता है। मोहन ने गहरी सांस ली और बोला, क्या बताऊं तुझे केशव, मेरी रोजी रोटी पर मुसीबत आ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरी बकरियां दिन ब दिन ताजी घास ना मिलने की वजह से कमजोर हो रही हैं, दूध भी कम देने लगी हैं। हालत ये हो गई है कि बकरियां अपने बच्चों को दूध पिलाएं या हमें दें। अब तो मुझे कोई मुश्किल फैसला लेना ही होगा। केशव उदास होकर बोला, हाँ मित्र, ये जंगल भी अब सूखता जा रहा है। बहुत से पेड़ मर चुके हैं। मैं ये सूखी लकड़ियां भी वहीं से लाया हूं।
लेकिन तू क्या करेगा अब? क्या सोचा है तूने? अगर यहां नहीं रह सकता तो फिर किधर जाएगा? मोहन ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, दक्षिण दिशा में बरसावन जंगल। ये सुनते ही केशव एकदम चुप हो गया। फिर हैरानी और डर से बोला, तू जानता है ना कि उस जंगल का नाम लोग मुंह से लेने से भी डरते हैं। वहां की लोक कथाएं क्या कहती हैं? हमारे राज्य के महाराज ने तो साफ मना किया है कि कोई भी वहां न जाए। अगर वहां कुछ हो गया तो कोई मदद नहीं करेगा। मोहन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, डरने वाले पेट भरे लोग होते हैं केशव। भूखे आदमी के पास डर के लिए जगह नहीं होती। वैसे भी ये सब लोक कथाएं ही तो हैं। वहां न मुझे कुछ होगा न मेरी बकरियों को। केशव ने सिर हिलाते हुए कहा, बकरियों का तो पता नहीं, पर वहां कोई हिंसक जानवर नहीं रहता। नुकसान तुझे ही होगा। सुना है वहां कई मायावी जीव रहते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि वहां बहुत शक्तिशाली और क्रोधित साधु महाराज भी रहते हैं, जो एक फूंक में किसी को भस्म कर सकते हैं। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो होगा देखा जाएगा मित्र। अगर जंगल इतना ही खतरनाक होता तो अब तक कोई न कोई खबर जरूर आती। तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। केशव ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है मित्र, मेरा काम था तुझे चेतावनी देना, मैंने दे दी। अब आगे जो भी करना है तू सोच समझ कर करना। बस एक बात याद रखना, वहां सिर्फ साहस काम नहीं आता। इतना कहकर केशव वहां से चला गया। और मोहन चिंता में डूब गया, लेकिन उसने मन ही मन बरसावन जंगल में जाने का निश्चय कर लिया था। कुछ समय बाद संध्या होने से पहले मोहन अपनी बकरियों को लेकर घर लौट आया। शाम को घर के भीतर वह सावित्री से बोला, सावित्री, मैंने मन बना लिया है। अब से मैं बरसावन जंगल ही जाया करूंगा। तुम चिंता मत करना, मुझे कुछ नहीं होगा। सावित्री घबराकर बोली, नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये कैसी जिद पकड़ ली है आपने? कोई जरूरत नहीं है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। चारा खरीद लेंगे या रोज पेड़ों की पत्तियां खिलाया करेंगे। मोहन ने दुखी होकर कहा, सावित्री, हम चारा कैसे खरीद सकते हैं? मुश्किल से तो अपना पेट भर पाते हैं, और पेड़ों की पत्तियां कितनी खिलाएंगे? कहाँ कहाँ जाऊंगा मैं? सावित्री को उसकी बातों में सच्चाई दिखी। वो मायूस हो गई, लेकिन फिर भी बोली, आपकी बात ठीक है, पर मेरा मन नहीं मान रहा आपको वहां जाने देने से। मैं भी कुछ काम कर लूंगी। मोहन ने सख्त स्वर में कहा, नहीं, तुम कहीं काम नहीं करोगी। तुम घर संभालो, बाकी मेहनत मैं करूंगा। बात सिर्फ हमारी नहीं है, हमारी तीनों बकरियों की भी है। बरसों से उन्होंने हमारा साथ दिया है, उनका भी तो सोचेंगे। सावित्री मानना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार वो चुप हो गई। ठीक है, आप चले जाना, लेकिन ध्यान रखना वहाँ किसी अनजान चीज को मत छूना और जानवरों से संभल कर रहना। दोनों रसोई में चले गए और रात के खाने की तैयारी करने लगे। अगली सुबह मोहन बरसावन जंगल की दिशा में निकल पड़ा। बरसावन जंगल गांव से दक्षिण दिशा में था। जब मोहन जंगल के रास्तों में पहुंचा, तो उसने ऐसा दृश्य देखा जो उसने अपने पूरे जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, बड़े बड़े फूल, घनी घास और हर ओर फैली हरियाली। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी स्वप्न की नगरी में प्रवेश कर चुका हो। मोहन विस्मय से हंस पड़ा। आहा, क्या सुंदर जगह है। लोग तो यूं ही डरते हैं, भला ये भी कोई डरने की जगह है? शायद किसी ने जानबूझकर अफवाह फैलाई है ताकि इस जंगल को कोई नुकसान न पहुंचाए। हे प्यारे जंगल, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बस मुझे मेरी बकरियों को घास चराना है और फिर मैं लौट जाऊंगा। ये कहते हुए मोहन जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह पर पहुंच गया। उसने अपनी बकरियों को घास चरने दिया और स्वयं वहीं बैठ गया। मोहन जंगल की सुंदरता में डूबा हुआ था कि अचानक
तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां आपस में टकराने लगी। बकरियां घास चरते चरते कहीं दूर निकल गई और मोहन बिल्कुल अकेला रह गया। ये अचानक क्या हो गया? अचानक ऐसी हवा क्यों चलने लगी? फिर अचानक हवा रुक गई। ऐसी खामोशी छा गई कि पत्ते तक हिलना भूल गए। मोहन को ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल उसकी सांसें गिन रहा हो। तभी उसके पीछे से एक कठोर और गूंजती हुई इंसानी आवाज आई। कौन है तू मनुष्य? मोहन सिहर गया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। एक ऊंची चट्टान पर एक सुंदर मोर खड़ा था। उसके पंख फैले हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी आग थी जो किसी साधारण जानवर की नहीं हो सकती। मोहन उसे संदेह की नजर से देखने लगा। वो इधर उधर देखने लगा। कौन है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं मोहन हूँ। मैं बस अपनी बकरियों को घास चराने लाया हूँ। जो भी है, सामने आओ। मोहन ने मोर को अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि वो बस एक साधारण मोर है। मोर ने गर्दन हल्की सी झुकाई और फिर वही इंसानी आवाज गूंजी। घास चराने लाया है या अपने प्राणों की आहुति देने आया है? ये सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आहुति? मैं कुछ समझा नहीं। और तुम इंसानी आवाज में बात कैसे कर रहे हो? मोर कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। मनुष्य समझ आता नहीं है, इसलिए यहाँ तक चला आता है। वो चट्टान से नीचे उतरा, धीरे, बहुत धीरे। हर कदम के साथ मोहन को ऐसा लगा मानो जमीन कांप रही हो। क्या तुझे अपने प्राणों की आहुति देने का शौक है, या अपने भय से इतना भाग चुका है कि मृत्यु भी छोटी लगने लगी है? मोहन का गला डर से सूख गया। मैं कोई योद्धा नहीं हूँ, ना ही मुझे मरने का शौक है। मैं बस एक गरीब चरवाहा हूँ। मेरे घर में भूख है, मेरी बकरियां कमजोर हो रही हैं। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो हम सब धीरे धीरे मर जाते। कुछ क्षणों के लिए मोर की आंखों में कुछ बदला, मानो दर्द, लेकिन अगले ही पल वह फिर कठोर हो गया। तो क्या तुझे भय नहीं लगता? लोग इस जंगल का नाम लेने से कांपते हैं और तू यहाँ ऐसे बैठा है जैसे यह तेरे पिता की भूमि हो। मोहन ने शांत स्वर में कहा। डर लगता है, लेकिन भूख उससे बड़ी होती है। मोर जोर से हंसा, ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं, सिर्फ जला हुआ अहंकार था। मनुष्य, तू पहला नहीं है जो ये कह रहा है। मोहन ने साहस जुटाकर पूछा। तुम हो कौन? मोर ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा, मानो उसके भीतर झांक रहा हो। मैं क्या हूं यह जानना तेरे लिए अभी आवश्यक नहीं। अभी तू अपनी चिंता कर, यहां से चला जा, नहीं तो हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। यहां की माया तुझे रास में ही आएगी। इतना कहकर मोर पलक झपकते ही उड़कर गायब हो गया। मोहन वहीं बैठा रह गया, गंभीर चिंता में डूबा हुआ। ये सब क्या था? क्या ये सपना था या सच? भला मोर कभी बोलता है क्या? उसने ईश्वर को याद किया। अच्छा होगा कि आज के लिए यहाँ से लौट जाऊं। शायद मैं बहुत थक गया हूं। कुछ समय बाद मोहन अपनी बकरियों को लेकर जल्दी जल्दी घर की ओर निकल पड़ा। कई वर्षों से यहाँ कोई मानव नहीं आया। कितना समय बीत गया है, अब याद भी नहीं रहा। शायद यह भी किसी प्रभु की इच्छा होगी। क्या पता यही वह मानव हो जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। अगर यह मानव दोबारा इस जंगल में आया तो मुझे समझ आ जाएगा कि यही वह मानव है। शाम होते होते मोहन अपनी बकरियों को बांधकर घर के भीतर आ गया। उसका मन अब भी भारी था। आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था, वही मोर, वही इंसानी आवाज। उसे ऐसे खोया देख सावित्री उसके पास आई।
मैं देख रही हूँ जब से आप बरसावन से लौटे हैं किसी चिंता में डूबे हुए हैं। वहाँ कुछ घटा क्या आपके साथ? मोहन ने बात टालते हुए कहा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ क्या ही होगा, लोग तो बस यूं ही बातें बनाते रहते हैं। देखो, मैं बकरियों को घास चराकर सही सलामत लौटा हूँ। वो अपने साथ घटी घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताता। सावित्री भी संतुष्ट थी कि उसका पति सुरक्षित लौट आया है। इधर राज्य के राजमहल में माहौल बिल्कुल अलग था। महाराज विक्रमादित्य राज्य मंत्री के साथ चिंतित मुद्रा में बैठे थे। राजमहल रोशनी से भरा था, पर महाराज के चेहरे पर अंधेरा पसरा हुआ था। मंत्री जी, अब मैं क्या करूं? क्या कुछ नहीं किया? कितने वैद्य बुलवाए, कितने ज्ञानी लोगों से परामर्श लिया, लेकिन मेरी पुत्री चित्रलेखा की अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। वो अचानक बगीचे में मूर्छित हुई और तब से गहरी निद्रा में है। मंत्री ने सांत्वना देने का प्रयास किया। महाराज, आप हताश मत होइए। ईश्वर अवश्य कोई न कोई मार्ग दिखाएंगे। राजकुमारी का मन पवित्र है, उनके साथ ईश्वर अन्याय नहीं करेंगे। महाराज की आवाज भारी हो गई। एक राजा अपने राज्य की रक्षा तो कर सकता है, पर यदि अपनी ही पुत्री को न बचा पाए तो उसका मुकुट किस काम का? मंत्री ने सिर झुका लिया और फिर बोला। महाराज, राजकुमारी साधारण कन्या नहीं है। उनके रक्त में राजवंश का साहस बहता है। वो अवश्य संघर्ष कर रही होंगी, परंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इस मूर्छा के पीछे कोई साधारण कारण नहीं है। ये किसी संकेत जैसा प्रतीत होता है। महाराज चौंक कर बोले। संकेत? आप क्या कहना चाहते हैं मंत्री जी? मंत्री ने चारों ओर देखकर धीमी आवाज में कहा। बरसावन जंगल, वहां से वर्षों पहले भी राजमहल तक अजीब अजीब घटनाओं की आहट पहुंची थी। संभव है कि किसी अलौकिक शक्ति का प्रभाव हो। ये सुनकर महाराज की मुट्ठियां भींच गईं। बरसावन? पर मेरी पुत्री का उस जंगल से क्या संबंध? वो कभी वहां गई ही नहीं। मंत्री ने नम्र स्वर में उत्तर दिया। महाराज, मैं निश्चित नहीं हूं, पर लोक कथाओं और राजकुमारी की अवस्था को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटना की जड़ वहीं कहीं है। महाराज चुप हो गए। उनकी दृष्टि महल के उस कक्ष की ओर टिक गई जहां चित्रलेखा गहरी निद्रा में पड़ी थी। उधर राजमहल से दूर मोहन का घर। रात को मोहन करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों के सामने वही मोर बार बार उभरता रहा। अचानक वो उठ बैठा। वो सपना नहीं था, उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कुछ कहना चाहता था। तभी बाहर बकरियों की हल्की आवाज आई। मोहन बाहर गया और उन्हें देखा। आज वे पहले से बेहतर लग रही थी। अरे, आज तो तुम सब ठीक लग रही हो। कल फिर बरसावन चलेंगे, पेट भर खाना मिलेगा। ये कहते ही उसका मन फिर बेचैन हो उठा। वही मोर, वही रहस्यमय आवाज। अगली सुबह सूरज निकलते ही मोहन ने फिर वही रास्ता पकड़ लिया। सावित्री ने चिंता से कहा। ध्यान रखना जी, आज मन बहुत भारी लग रहा है। कुछ नहीं होगा, तुम बेवजह चिंता करती हो। इतना कहकर वो बकरियों को लेकर जंगल की ओर निकल गया। बरसावन जंगल आज और भी सुंदर लग रहा था। हवा में एक अजीब सी सुगंध थी। मोहन ने बकरियों को घास चरने दिया और आगे बढ़ा, लेकिन इस बार वो उसी जगह नहीं रुका। आज छुपकर नहीं बैठूंगा। आज उस मोर से साफ साफ बात करूंगा। डरने से कुछ हासिल नहीं होगा। मोहन ये सब सोचता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पेड़ों के पीछे से पंखों की सरसराहट सुनाई दी। वो एकदम ठिठक गया। मैं आ गया हूं। अगर तुम यहीं हो तो सामने आओ। कुछ पल की गहरी खामोशी छा गई। फिर वही गूंजती हुई आवाज आई। मनुष्य, तू फिर लौट आया। मानना पड़ेगा तेरे साहस को। अपने प्राण गंवाने का भय नहीं है। इस बार मोर सामने था, पहले से भी अधिक भव्य। उसके पंख दमक रहे थे, पर उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, कुछ और था।
जैसे किसी का इंतजार। मोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं डर कर नहीं आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कोई साधारण मोर नहीं हो। इस जंगल में जरूर कोई रहस्य है और तुम उससे जुड़े हो। मोर ने गहरी सांस ली। यदि तूने सच जान लिया तो वापस वही इंसान नहीं रह पाएगा जो आज है। लोग तुझे अलग नजरों से देखेंगे। तू मुसीबत में पड़ सकता है। मोर के इतना कहते ही हवा तेज चलने लगी, पत्तियां घूमने लगी। मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। वो घबराकर बोला, तो फिर तुम मुझे क्यों दिखाई दिए? क्या मेरा यहाँ आना कोई संयोग नहीं था? क्या तुमने ही हमारे गांव के पास का जंगल सुखाया है? मोर ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा। उन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम यहाँ स्वयं आए हो। संयोग कुछ नहीं होता, सब पहले से तय होता है। तू मेरा भाग्य है। नियति ने तुझे यहाँ खींच लाया है। मोहन घबरा गया। मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो बस एक साधारण चरवाहा हूँ। मेरी किस्मत तुम्हारी नियति से कैसे जुड़ सकती है? मोर ने शांत स्वर में कहा, समझ जाएगा समय आने पर। अभी यह बता कि तुझे क्या चाहिए। जो सहायता चाहिए मांग ले। मोहन ने हैरानी से कहा, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो बस अपनी बकरियों को पेट भर चराना था, जो ये जंगल पहले ही कर रहा है। तुम मेरी क्या सहायता कर सकते हो? मोर हल्की हंसी हंसा। तू बहुत भले मन का है। लोभ नहीं है तुझ में, पर साथ ही अहंकार भी है, जो मुझसे यह पूछ रहा है कि मैं क्या दे सकता हूं। अगर तुम्हारे पास कोई अस्त्र या बहुत सा धन है तो मुझे वो नहीं चाहिए। मैं मुफ्त का कुछ नहीं चाहता। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। मोर यह सुनकर जोर से हंसा। वह मोहन की बातों से प्रसन्न था। अलग ही मनुष्य है तू। मेरे जीवन में एक और व्यक्ति यहां आया था, पर वह लालची और स्वार्थी था। लेकिन तू अलग है। मेरे पास न कोई अस्त्र है और न ही धन, पर मेरे पास इस धरती की सबसे शक्तिशाली चीज है, ज्ञान। मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। मोर मुस्कुराया। तभी मोहन को कुछ याद आया। हाँ, एक बात है। हमारे राज्य की राजकुमारी चित्रलेखा 4 दिन पहले मूर्छित होकर गिर पड़ी है। कोई वैद्य उनका इलाज नहीं कर पा रहा। अगर तुम कुछ सहायता कर सकते हो तो बताओ। ठीक है, मैं सहायता करूंगा। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका मुझे ज्ञान न हो। ऐसा कोई औषधि नहीं है जिसे मैं न पहचानता हूं। तुम अपने महाराज के पास जाओ, उनसे विनती करो कि वे तुम्हें राजकुमारी को देखने दें और तुम्हें उनके साथ अकेला छोड़ दें। उनकी अवस्था देखकर मुझे आकर बताना, तब मैं तुम्हें उपचार बता दूंगा। अगर मैं असफल हुआ तो महाराज मुझ पर क्रोधित होंगे। मुझे दंड भी मिल सकता है। उन सब की चिंता मत कर, मुझ पर विश्वास रख और जैसा कहा है वैसा कर। इतना कहते ही मोर पलक झपकते ही मोहन की आंखों से ओझल हो गया। मोहन स्तब्ध खड़ा रह गया। ये कैसा अद्भुत प्राणी है? मोर है या कोई मायावी शक्ति? कुछ भी हो, अब उसे राजकुमारी चित्रलेखा की सहायता करनी ही थी। मोर के गायब होते ही मोहन कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसका मन अनेक प्रश्नों से भरा हुआ था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं था। उसने अपनी बकरियों को इकट्ठा किया और उन्हें चरने देता हुआ वहीं बैठ गया। कुछ समय बाद मोहन अपनी बकरियों को लेकर घर लौटा। संध्या होते ही वो राजमहल जाने की तैयारी करने लगा। सावित्री ने उसे चिंतित दृष्टि से देखा। आप सच में जा रहे हैं? हाँ, मुझे जाना ही होगा। अगर किसी की सहायता कर सकता हूँ तो पीछे हटना ठीक नहीं। राजमहल पहुंचते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। राजमहल रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति और उदासी फैली हुई थी, मानो पूरा महल राजकुमारी के लिए शोक में डूबा हो। कुछ समय बाद मोहन को महाराज विक्रमादित्य से मिलने का अवसर मिला। महल के एक साधारण कक्ष में महाराज चिंतित मुद्रा में बैठे थे। मंत्री पास ही खड़े थे। महाराज ने मोहन को ध्यान से देखा और बोले, क्या तुम वही चरवाहा हो जो मेरी पुत्री का रोग ठीक करने का दावा कर रहा है? मोहन ने विनम्रता से सिर झुकाया। महाराज,
मैं कोई वैद्य नहीं हूं। मैं केवल राजकुमारी को एक बार देखना चाहता हूं। उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। महाराज ने मंत्री की ओर देखा। मंत्री ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, समय बहुत कम है, हमें इस पर भी एक बार विश्वास कर लेना चाहिए। कुछ पल सोचने के बाद महाराज ने सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन शीघ्रता करो। मैं अपनी पुत्री को इस अवस्था में और नहीं देख सकता। मंत्री मोहन को राजकुमारी के कक्ष की ओर ले गया। महाराज वहीं बैठे रह गए। आंखों में चिंता और विवशता साफ झलक रही थी। राजकुमारी का कक्ष अत्यंत सुंदर और शांत था, पर उस शांति के पीछे गहरा दुख छिपा हुआ था। कक्ष में 2 दासियां खड़ी थीं। मंत्री के संकेत पर वे दोनों बाहर चली गईं। राजकुमारी चित्रलेखा गहरी निद्रा में बिस्तर पर पड़ी थी। उनका शरीर निर्जीव सा लग रहा था। मोहन धीरे धीरे उनके पास गया और ध्यान से देखने लगा। उनके चेहरे पर पीड़ा नहीं थी, पर वो शांति स्वाभाविक नहीं लग रही थी। ये साधारण नींद नहीं है। ये किसी विष या किसी जहरीले जीव के प्रभाव जैसा लग रहा है। क्या राजकुमारी को किसी सर्प ने दंश दिया था, या उन्होंने कोई विषैला पदार्थ ग्रहण किया था? नहीं मोहन, बहुत से वैद्य देख चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। ये ना सर्प का दंश है और ना किसी विष का सेवन। बस कोई रहस्यमय प्रभाव है जिसे कोई समझ नहीं पाया। ये सुनकर मोहन कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप कक्ष से बाहर आ गया। महाराज ने उसकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अभी मैं कुछ निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन कल संध्या तक मैं अवश्य कोई उत्तर लेकर आऊंगा। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। महाराज विक्रमादित्य के चेहरे पर पहली बार हल्की सी आशा की किरण दिखाई दी। अगले दिन सूरज निकलते ही मोहन अपनी बकरियों को लेकर फिर से बरसावन जंगल की ओर निकल पड़ा। अब यह जंगल उसे डरावना नहीं लगता था। जैसे जैसे वहां आगे बढ़ रहा था, जंगल उसके लिए एक साधारण स्थान बनता जा रहा था, मानो यही उसकी नियति हो। बकरियां घास चरने लगी, लेकिन मोहन का मन कहीं और था। अब सब उसी मोर पर निर्भर है। वो आगे बढ़ा। मैं आ गया हूँ। जो देखा, जो समझा, अब सब बता सकता हूँ। कुछ ही क्षणों में पेड़ों के बीच से वही भव्य मोर प्रकट हुआ। उसके पंख शांत थे, आंखों में गहरी गंभीरता थी। बोल मनुष्य, राजकुमारी की अवस्था कैसी है? तूने क्या देखा, क्या समझा? मोहन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वो जीवित है, पर ऐसा लगता है जैसे उनकी चेतना उनके शरीर में नहीं है। न पीड़ा है, न जागृति। न उन्हें किसी विष का सेवन कराया गया है, और ना ही किसी सर्प ने दंश दिया है। यह कोई साधारण रोग नहीं है। यह एक जहरीला और अलौकिक पुष्प है, स्वप्न विष पुष्प। स्वप्न विष पुष्प? ये कैसा पुष्प है और कहाँ उगता है? क्या राजकुमारी इससे मुक्त हो सकती हैं? To be continued.